नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, तो दो क्लासेस में आपने पढ़ लिया। पहली क्लासेज में आपने पढ़ा परावर्तन, प्रकाश में घटना परावर्तन, फिर उसके बाद समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में देखा, और उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन किया था। और उसी पैटर्न पे आधारित आज मैं दो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। जब दो समतल दर्पण परस्पर 90 डिग्री पर रखे हों, यानी परपेंडिकुलर हो, इनके बीच में कोण 90 डिग्री हो और उनके बीच कोई बिंब रखी हो, तो उससे कितने प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन ये है, दो समतल दर्पण M1 व M2 इस प्रकार रखे गए हैं और उनके बीच ये कोई वस्तु रखी गई है, तो इससे कितने प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना और उसके बाद ये आप करना। यदि ये क्लास आज की समझ में नहीं आई तो पीछे की क्लास जाके देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो कल अपने देखा कि समतल दर्पण से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, लंबवत दूरी पे कोई वस्तु रखी है, उनके बीच की दूरी होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। यानी इस समतल दर्पण से ये बिंब यदि L डिस्टेंस पे है तो दर्पण में L डिस्टेंस अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये प्रतिबिंब फर्स्ट हो गई M1 समतल दर्पण से। इसी प्रकार इस M2 समतल दर्पण से अपन प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। तो मान लो ये L1 डिस्टेंस है और ये L2 डिस्टेंस है, तो प्रतिबिंब L2 डिस्टेंस समतल दर्पण के अंदर बनती है, ठीक है। इतना आपने कल पढ़ लिया था। क्या इससे ये दो ही प्रतिबिंब बनाई जा सकती है? नहीं, देखना। अब अपन किरण आरेख से देखें तो मिनिमम कम से कम दो प्रकाश किरणें जहाँ कटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है, या पीछे बढ़ाने पर कल्पना करें तो पीछे कटती हुई प्रतीत होती है, वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस दर्पण पे इस वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें दिखाता हूँ। पहली प्रकाश किरण मान लो ये इस तरह से इस दर्पण पर परपेंडिकुलर आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण पर इस प्रकाश किरण को किस दिशा में परावर्तित करेगा? परपेंडिकुलर ही परावर्तित करेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से कोई प्रकाश किरण यहाँ भी आपतित हो रही होगी, तो मान लो एक प्रकाश किरण इस जगह पे आपतित हो रही है, ठीक है। तो परावर्तन के नियम से आप बताओ ये किस दिशा में परावर्तित होगी? तो सर हम पहले इस पे अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गया? अभिलंब, नॉर्मल, जो दर्पण पर या जिस परावर्तक सतह है उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये जितने एंगल पे आपतित हो रही है उतने एंगल पे ही परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें यदि इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ये मिलेंगी नहीं। तो क्या किया जाए? यदि आप इधर से देख रहे हो तो आप इसको पीछे बढ़ाने की कल्पना करो, ये तो यहाँ से ये आती हुई प्रतीत होंगी। यदि आपकी नेत्र यहाँ पे है, आप यहाँ से इसको देख रहे हो तो, ठीक है। तो इस दर्पण के कारण यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक। इसी प्रकार मिनिमम दो प्रकाश किरणें आप दर्पण पे आपतित करवाओ, वो वास्तव में जहाँ कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती है वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो एक प्रकाश किरण इस तरह से यहाँ आपतित हुई इसके परपेंडिकुलर, तो किधर जाएगी? वापस इधर ही परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये इमेज यहाँ पे है। कोई प्रकाश किरण ऐसी भी होगी जो इस दिशा में यहाँ परावर्तित होगी। कोई प्रकाश किरण मान लो इस बिंदु पे आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये परावर्तन के नियम से इधर परावर्तित हो जाएगी, तो ये वापस इधर जाएगी। दोनों को आप इधर से देखोगे
यानी ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर पीछे जाएगी और ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर इधर जा रही है, तो ये इसमें गैप बढ़ता जाएगा। तो रियल में कहीं मिलेंगी नहीं, तो कहाँ मिलेंगी? तो आप इधर से देखोगे आपको लगेगा कि प्रकाश किरणें कहीं यहाँ से आ रही हैं, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो सेकेंड प्रतिबिंब निर्माण यहाँ होगा। ठीक, इसी प्रकार और भी बहुत सारी प्रकाश किरणें इस वस्तु से दोनों दर्पणों पर आपतित होंगी। तो एक प्रकाश किरण इस दर्पण पे आपतित होने वाली मैं इस तरह से मान लूँ, ठीक, तो वो परावर्तित होकर इधर जाएगी, फिर यहाँ से परावर्तित होकर इधर जाएगी। तो इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो आगे तो मिलेंगी नहीं, तो यहाँ इमेज 3 बनेगी। तो इससे अधिकतम 3 प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। कब कब? जब दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर रखे गए हो। ठीक है, दोबारा देख लो, किसी को समझ में नहीं आया तो। पहली प्रकाश किरण, पहली प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से हुआ? कोई प्रकाश किरण इसके अभिलंबवत आपतित हो रही है तो वो अभिलंबवत ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण मैंने इस बिंदु पर आपतित मानी तो इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इसको यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही। इसी तरह से ये इमेज किस तरह से बनी? आपने मान ली कि एक प्रकाश किरण इस बिंदु पर अभिलंबवत आपतित हो रही है, तो वापिस परावर्तित किधर हो जाएगी? पर इस परावर्तक सतह के लंबवत परावर्तित हो जाएगी। इसी तरह से एक प्रकाश किरण इस वस्तु से यहाँ पर आपतित हुई तो किस तरह से परावर्तित हो जाएगी? इधर। तो ये गैप बढ़ता जाना, देखो आप इधर से इसके लिए नेत्र बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा, है ना? यानी आप यहाँ से देखोगे ये गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो वास्तव में ये प्रकाश किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से इस बिंदु से आ रही। ठीक है, तो सेकेंड प्रतिबिंब निर्माण यहाँ हो जाएगा। इसी तरह थर्ड प्रतिबिंब निर्माण के लिए इस M1 दर्पण पर कोई प्रकाश किरण यहाँ आपतित होगी, वो यहाँ से परावर्तित होकर इस पे टकराएगी, फिर यहाँ से परावर्तित होकर इस तरह से जाएगी। तो वास्तव में ये तो एक ही हुई, सॉरी एक और इस पे भी आपतित होगी कोई प्रकाश किरण यहाँ, वो किधर जाएगी? इधर जाएगी, वो भी इधर इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। दोनों प्रकाश किरणों को मिलाओगे, परावर्तित प्रकाश किरण, फर्स्ट परावर्तित प्रकाश किरण ये है, तो ये वास्तव में तो मिलेंगी नहीं। इसको पीछे बढ़ाओगे यहाँ, इसको पीछे बढ़ाओगे यहाँ। दोबारा देखो, यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ आपतित हुई, यहाँ से टकरा कर यहाँ जाएगी, इससे परावर्तित होकर इधर जाएगी। इसी तरह से एक प्रकाश किरण इस बिंदु पर यहाँ पर आपतित होगी, जैसे ये वाली प्रकाश किरण, ये यहाँ टकरा के इस पे आपतित होगी, यहाँ से परावर्तित होकर इधर जाएगी। दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो तीसरी प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। यदि ये समझ में आ गया तो यहाँ पे इजीली इसको सोल्व कर लोगे। यदि इसके आंसर आपने कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है आपको, जैसे इसके लिए इमेज बनी 3, इसके लिए कितनी बनेगी वो कमेंट में लिखना, 2 या 3 या 1 जो भी। ठीक है, और नहीं तो इसका सॉल्यूशन कल करवा दिया जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं। इसमें 2 दर्पण इस तरह से व्यवस्थित है, इनके बीच ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी है, तो इन दोनों दर्पणों से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। हाँ, तो अभी अपन पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण से अपने पढ़ लिया, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में देख लिया। बोर्ड क्लास में ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने समतल दर्पण पे और क्वेश्चन नहीं करवाए। ठीक है, कंपटीशन की अपन तैयारी नहीं कर रहे, अपन बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड लेवल तक का ही पढ़ाया है। अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और उससे प्रतिबिंब निर्माण भी कल या आज के लेक्चर में अपन देख लेंगे। ठीक है, तो पहली बात यह कि गोलीय दर्पण कहते किसको है। जैसे नाम से पता चल रहा है गोलीय दर्पण, यानी इनकी शेप में कहीं गोले जैसी संरचना होनी चाहिए। तो गोलीय दर्पण एक पारदर्शी कांच का मान लो खोखला गोला हो, इस तरह से
उस गोले को एक अल्पांश आपने काट दिया, आप काट दो और उसके दो पृष्ठ बनते हैं। फिर जैसे वो एक गोला है, इसको आपने इस तरह से काट दिया तो ये गोले का अल्पांश कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। तो इस पे आप पारदर्शी, अभी तो कांच है, इसके एक पृष्ठ पे यदि आप निकल या चांदी की पॉलिश कर दो तो ये एक प्रकार का गोलीय दर्पण बन जाएगा। जैसे आप इस उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश करते हो, यानी निकल या चांदी की पॉलिश इधर करते हो, तो ये पृष्ठ फिर क्या हो जाएगा, दशावा पृष्ठ। इसको अवतल पृष्ठ कहते हैं, इसको उत्तल पृष्ठ कहते हैं। यानी उत्तल पृष्ठ पे परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो दशावा तल क्या काम करेगा, आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन का काम करेगा। तो इस प्रकार से बनने वाला गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, अवतल प्रकार का। यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे परावर्तक पॉलिश। तो यहाँ पे मैंने डॉटेड से दिखाया, ये क्या चीज है, इस वाले पृष्ठ पे परावर्तक पॉलिश है। तो फिर प्रकाश किरणें किधर से आपतित करवाओगे, इधर से, यानी इस दसे हुए पृष्ठ पे प्रकाश किरणें आपतित करवाओगे यदि परावर्तन करवाना तो, क्योंकि इससे परावर्तन कम होगा ना, इधर पॉलिश हो गई तो कम परावर्तन होगा, परावर्तन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले पृष्ठ से होगा। तो ये इस प्रकार का गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। यानी दोबारा सुन लो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे परावर्तक पॉलिश तथा दशावा भाग परावर्तन का कार्य करे, ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट उत्तल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दसे हुए भाग पे परावर्तक पॉलिश कर दी जाए और उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करे, ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी इसके जस्ट अपोजिट है, एक ध्यान में रख लो, दूसरा ध्यान में अपने आप रह जाएगा। तो इसके दसे हुए भाग पे क्या है, परावर्तक पॉलिश है और ये उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ। यानी आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन का काम करेगा। और इसके लिए परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, दशावा भाग परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये आप जान गए होंगे, 10th क्लास में पढ़ के भी आए हो, और 10th क्लास के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ तो अब अपन देखते हैं गोलीय दर्पणों के भाग, यानी अवतल दर्पण के कुछ मुख्य छोटे छोटे बिंदु हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, कर्व जैसी टाइप है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और इस वक्र पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, उसको पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव पोल। ठीक, अब आप यदि ये गोले का अल्पांश है और इसका आप एक काल्पनिक गोला बनाने की कल्पना करो, और तो उस गोले का जो केंद्र होगा उसको इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यानी इस गोले का अल्पांश है, आप इसका एक काल्पनिक गोला बनाने की कल्पना करो, तो उस काल्पनिक गोले का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण का हुआ वक्रता केंद्र। इसको मान लो मैं C से डिनोट कर दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कैपिटल C से डिनोट कर दिया। ठीक, इस वक्रता केंद्र से आप यदि यहां मिला दो, या इस काल्पनिक गोले की जो त्रिज्या होती है उसको आप कहोगे इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या मैं इस तरह से बना दूं, मान लो ये इसका पोल है, ये हुई वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या को कहते हैं, लिखते हैं स्मॉल c से,
सेंटर ऑफ रेडियस। ठीक, अब ध्रुव वक्रता के अंदर इनको मिलाने वाली यदि आप एक रेखा खींचो इस तरह से, जो इस अवतल दर्पण के मध्य से गुजरे, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल लाइन, मुख्य अक्ष। ठीक, फोकस बिंदु के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार आप समझ लो, वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु यानी वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु एफ। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक, ये हुआ वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु, फोकस बिंदु, इसको कहते हैं फोकस दूरी, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको वक्रता केंद्र लिख देता हूं मैं, वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको कहते हैं ध्रुव, इसको कहते हैं फोकस बिंदु, इसको कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी ये मध्य बिंदु नहीं है, ये है मध्य बिंदु, ये तो फोकस दूरी है सी, सॉरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी एफ है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए आप इस अल्पांश का एक काल्पनिक गोला बनाने की कल्पना करो। इस तरह से गोला बनेगा, उस गोले का जो केंद्र होगा उसी प्रकार इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली या इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। सेम वही बात है, मुख्य अक्ष। ठीक, और इस मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु, सॉरी इस वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाएगा, और इसको कहेंगे फोकस दूरी, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। बस फर्क इतना है, इसमें इस साइड बनी, इसमें इस साइड बनी, क्योंकि काल्पनिक गोला इधर बनेगा ना, है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ मुख्य बिंदु याद रखना है। ठीक, अब अपन देखते हैं अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल लाइन, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणों का परावर्तन। देखो, जब भी प्रकाश किरणें अनंत से आपतित होती हैं तो वो समांतर मानी जाती है। तो सूर्य के सामने यदि आप अवतल दर्पण करो तो उस अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें समांतर आपतित प्रकाश किरणें होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल, जिनके बीच में गैप बराबर है, तो एक प्रकाश किरण मान लो इस तरह से आपतित हो रही है। ठीक, एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक प्रकाश किरण यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे इस तरह से आपतित हो रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ आपतित। इनके गैप, इनके बीच में गैप आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा, तो आप ये मान लेना ये समांतर आपतित है। ठीक है, जो अनंत से आपतित हो रही है, ये है मुख्य अक्ष। इससे होती हुई भी मान सकते हो आप एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो ये परावर्तित होकर किधर जाएंगी, ये आप सोचना बंद करो, कि याद रखना भी बंद करो कि फोकस बिंदु पे मिलेंगे। आप तो इस पे परावर्तन का नियम लगाओ। देखो, अपने क्वेश्चन भी किया था कि गोलीय सरफेस पे आप अभिलंब खींचते हो तो उस गोले के केंद्र से गुजरने वाली रेखा होनी चाहिए। दूसरे वीडियो में देखा था। तो मान लो ये है, इस गोलीय गोला बनाने की कल्पना करोगे तो इसका वक्रता केंद्र, तो इस बिंदु पे आप अभिलंब चाहते हो तो क्या होगा? अभिलंब, अभिलंब ये होगा ना, नॉर्मल। तो ये जिस एंगल पे आपतित हो रही है, मान लो थीटा पे,
तो ये थीटा पे ही परावर्तित हो जाएगी इस तरह से। ठीक, थीटा पे आपतित हो रही है तो थीटा पे ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रकाश किरण, इसके लिए भी आप अभिलंब बनाओगे तो ये जिस कोण पे आपतित हो रही है उतने पे परावर्तित होगी, तो ये इधर से जाए। देखो ऐसे अभिलंब बना के देखो, तो ये मान लो θ1 है, ये θ2 पे है, तो θ2 पे इसको परावर्तित करोगे तो ये इस तरह से जाए। ठीक, इसी प्रकार ये प्रकाश किरण, इसके लिए अभिलंब बनाओगे तो ये अभिलंब बनेगा, तो ये जितने एंगल पे आपतित हो रही है उतने पे ही परावर्तित हो जाएगी, तो ये ऐसे गुजर जाए। ठीक है, टकरा कर वापिस। तो इसके लिए अभिलंब बनाओगे तो ये अभिलंब बनेगा, ये θ3 है तो ये θ3 पे ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और ये समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे कहते हैं फोकस बिंदु। इसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित करवाते हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, उनका परावर्तन देखते हैं किस प्रकार होता है। जैसे मान लो एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से आपतित हो रही है। ठीक है, एक प्रकाश किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से आपतित हो रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे आपतित हो रही है, एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है। तो ये किस तरह से परावर्तित होंगी? तो आपको इसका सरफेस देख के आइडिया लग रहा होगा कि किधर जानी चाहिए, लेकिन आप तो इसके लिए अभिलंब ड्रॉ करो, तो आप इसका एक गोला बनाने की कल्पना करोगे, तो उसका जो केंद्र होगा वो इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ केंद्र से जो त्रिज्या खींचते हो उस त्रिज्या को आप आगे बढ़ाते हो, वही उस बिंदु पर अभिलंब बनती है। जैसे इस प्रकार, यानी यहाँ पे अभिलंब बनाना है तो आप क्या करोगे, इसके केंद्र से इसको आगे बढ़ाओगे, है ना। तो ये जितने एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे आपतित, θ1 एंगल पे आपतित हुई, तो ये θ1 पे ही परावर्तन के नियम से परावर्तित हो जाए। ठीक, इसी प्रकार इस प्रकार किरण का परावर्तन किस तरह से होगा? तो इस बिंदु पे जब अभिलंब बनाओगे तो क्या करोगे, यहाँ आप एक अभिलंब ड्रॉ करोगे, तो ये मान लो θ2 एंगल पे आपतित हुई, तो θ2 पे ही परावर्तित हो जाएगी। जैसे इस प्रकाश किरण को आप पीछे बढ़ाओगे तो ये जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष पे काटती है वहाँ होता है इसका फोकस बिंदु। ऐसे ही इसको जब परावर्तित कराओगे तो ये आगे तो कहीं बिखर जाएंगी ना, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो वो भी इस फोकस बिंदु से गुजरेगी। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, इससे गुजरेंगे फोकस बिंदु से। इसी तरह से ये प्रकाश किरण इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे तो वो भी फोकस बिंदु से, और ये प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे तो वो भी फोकस बिंदु से, यानी इस तरह से परावर्तित। तो ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, अभिलंब वगैरह खींच दिए तो अभिलंब वालों को मिटा दो आप। ठीक, यानी ये प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाओगे, ये इसको पीछे बढ़ाओगे, ये इसको पीछे बढ़ाओगे, ये इसको पीछे बढ़ाओगे। ठीक, तो डॉटेड से दिखाना, वास्तव में नहीं आई यहाँ पे प्रकाश किरण ने, ये एक इमेजिन किया गया, कल्पना की गई, क्योंकि आगे तो कहीं मिलती नहीं है, बिखर जाती है। तो आप इधर से देखोगे या यहाँ से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक, ये हुआ उत्तल दर्पण के लिए समांतर प्रकाश किरणों का परावर्तन। अब अपन देखते हैं गोलीय दर्पणों के लिए कुछ विशेष प्रकाश किरणें जो परावर्तन के पश्चात कुछ अपने पर निश्चित पथ से गुजरती है, तो उनको आपको ध्यान में भी रखना है। उनके द्वारा ही प्रतिबिंब का निर्माण अपन आगे की क्लास में करेंगे। तो कुछ मुख्य किरणों का परावर्तन पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए, बाद में उत्तल दर्पण के लिए। तो पहली एक ऐसी प्रकाश किरण जो आप अभी भी देख के आए हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए।
तो मुख्य इसके समांतर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आप आपतित कराओगे, वो परावर्तन के नियम से ही जाती है। वैसे आपने देखा था यहाँ से अभिलंब ड्रॉ करोगे, जितने एंगल पे उतने एंगल पे परावर्तित होगी, तो वो किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से। तो ये प्रकाश किरण आपको ध्यान में रखनी है, इससे प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो पहली प्रकाश किरण का परावर्तन, इसको गोलीय दर्पणों के परावर्तन नियम भी बोलते हैं। तो मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणों का परावर्तन, पहले मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण किस तरह से परावर्तित होगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी तिर्यक किरण का परावर्तन, तिर्यक मतलब इस पोल ध्रुव पे तिरछी आपतित हो रही है, ऐसे ऐसे, ये तो आपको ही पता है। इसके लिए अभिलंब ये हुआ, यानी ये तो अभिलंब हुआ इस बिंदु के लिए, इसको इधर खींचोगे तो ये अभिलंब हुआ। मान लो थीटा एंगल पे आपतित हो रही है, तो ये थीटा पे ही परावर्तित हो जाए। इसको कहते हैं तिर्यक किरण का परावर्तन। किसके लिए, अवतल दर्पण से तिर्यक किरण का परावर्तन। ये आप लिख लेना साथ साथ में, मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरण का परावर्तन, तिर्यक किरण का परावर्तन। इसी प्रकार से कोई प्रकाश किरण ऐसी भी होंगी जो अनंत से आ रही हो, मान लो, या यहाँ से कोई प्रकाश और सर उससे आ रही हो, तो कोई प्रकाश किरण ऐसी हो जो फोकस बिंदु से होती हुई आपतित हो रही हो। तो मैंने ये कोई प्रकाश किरण मान ली जिसके फोकस बिंदु से होती हुई आपतित हो रही है, तो वो परावर्तन के नियम से किस तरह से परावर्तित हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो उल्टी हो जाएगी उसकी, इस पे अभिलंब ड्रॉ करोगे तो इतने एंगल पे, तो इतने पे ही क्या होगी, ये तो अभिलंब हुआ ना, ये मान लो जितने एंगल पे उतने पे परावर्तित होगी, तो ये परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। इसको कहते हैं फोकसीय किरण का परावर्तन। इसी प्रकार अभिलंब प्रकाश किरण का परावर्तन, अभिलंब का मतलब जो इस परावर्तक पृष्ठ पे किसी बिंदु पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। तो आपको पता ही है, अभिलंबवत आपतित हो रही है तो उसको उसके केंद्र से होकर गुजरना होगा। तो एक प्रकाश किरण इस तरह से मान लो इस बिंदु पे यहाँ पर आपतित हो रही है, तो यहाँ पे आपतित हो रही है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। परावर्तक पृष्ठ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का। मान लो ये सी और ये कोई प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो रही है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 का। ये 90 पे आपतित हो रही है तो 90 पे ही परावर्तित हो जाएगी। इसे कहते हैं अभिलंब, अभिलंबवत आपतित प्रकाश किरण का परावर्तन। ठीक, ये चार मुख्य विशेष प्रकाश किरणें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कम से कम 2 की सहायता से अपन प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। ये प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है तो अभिलंबवत ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक, अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी कुछ विशेष प्रकाश किरणों का परावर्तन देखते हैं। इसमें उत्तल दर्पण पर यदि मुख्य इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही हो तो किस तरह से परावर्तित होगी, तो आप अभिलंब ड्रॉ करोगे, तो ये थीटा, तो थीटा एंगल पे परावर्तित होगी। तो परावर्तित प्रकाश किरण को जब आप पीछे बढ़ाओगे तो फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो आपको पता ही है कि मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरणें इस तरह से परावर्तित होगी उत्तल दर्पण के लिए कि परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाओगे तो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरी तिर्यक किरण, तिर्यक मतलब ध्रुव पे आपतित हो रही है, तिरछी इस तरह से। ये मान लो थीटा एंगल पे आपतित हो रही है तो थीटा पे ही परावर्तित हो जाएगी, उसी तरह से सेम टू सेम। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके लिए अभिलंब ड्रॉ करोगे ना, ये होगा अभिलंब, ये मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। इसी प्रकार फोकसीय किरण, फोकसीय किरण यानी कोई ऐसी प्रकाश किरण हो तो इस फोकस बिंदु पर आना चाहती हो, यानी एक प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो रही हो। यदि ये दर्पण नहीं होता तो ये यहाँ से गुजरती, ये उत्तल दर्पण नहीं होता तो यहाँ से गुजरती, तो किधर परावर्तित हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। कैसी होगी, देखो इसके लिए अभिलंब ड्रॉ करोगे तो ये अभिलंब होगा, ये थीटा, तो थीटा पे परावर्तित हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं फोकसीय किरण का परावर्तन। किससे, उत्तल दर्पण से। अब चौथी रहेगी, अब चौथा पॉइंट है, इस मान लो अभिलंब पर, सॉरी केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही हो तो वो किस तरह से परावर्तित होगी। तो मान लो ये दर्पण नहीं होता तो ये इधर जाती है आगे, ये इसके केंद्र से गुजरती, मान लिया केंद्र यहाँ पे, तो किस तरह से परावर्तित होगी, ये 90 डिग्री पे आपतित हो रही है
90 डिग्री पे ही परावर्तित हो जाएगी। ये इसका चौथा पॉइंट है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के लिए चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इससे कम 2 पॉइंटों की सहायता से अपन प्रतिबिंब निर्माण करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।